नमस्ते बच्चों। कल के वीडियो में हमने देखा था कि जल एक अनमोल संसाधन है और जल के विभिन्न स्रोतों के बारे में भी हमने जाना था। जल की उपलब्धता के बारे में हमने जाना कि 97% जो जल है वह समुद्र के खारे पानी के रूप में है, 2% बर्फ के रूप में है और मात्र 1% जो है वो हमारा पेयजल है। इसलिए हमको सोच समझ करके पानी को खर्च करना चाहिए। हमने यह भी देखा था कि 2003 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने जल वर्ष के रूप में मनाने का निवेदन किया था और प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2005 से लेकर 2015 को पेयजल दशक के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। आज हम देखेंगे कि जब हम जल का उपयोग करते हैं, जैसे कपड़ा धोने में, नहाने में, सब्जियां धोने में, तो वो जल क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, उसको फिर से हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जल को वाहित मल या अपशिष्ट जल कहा जाता है। वाहित मल या ग्रे वाटर इसको कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अपशिष्ट जल बचता है वह क्या कहलाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रे वाटर या वाहित मल कहते हैं। तब ये जरूरी हो जाता है कि इस अपशिष्ट जल के लिए हम क्या करें, उसको किस प्रकार से उपचारित करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विभिन्न घरों से कि घरों से जो अपशिष्ट जल निकलता है उसके निष्कासन के लिए जो पतले पतले पाइप होते हैं उसको क्या कहते हैं, सीवर कहते हैं। हमने देखा कि जो अपशिष्ट जल के निष्कासन के लिए घरों से पतले पतले पाइप लगाए जाते हैं वह सीवर कहलाता है। और प्रत्येक घर से निकलने वाला सीवर जो है वो रोड के किनारे में जो अभी एनएच के द्वारा बनाए गए हैं बड़े बड़े नालियाँ, उसमें जाकर के तब्दील हो जाता है। तो नालियों में अगर हम झांक करके देखें तो बहुत सारे हमको सीवर का जाल मिलेगा और यही सीवेज सिस्टम कहलाता है। और इस सीवेज से होकर के जो गंदा पानी अपशिष्ट जल जाता है उसको हमको क्या करना चाहिए, नदी नालों में डालने से पहले उपचारित करना चाहिए। आप देखे होंगे कि नालियों की सफाई के लिए जगह जगह पर मेन होल बनाए गए हैं रोड में। कि इस तरह से अगर नाली है तो बीच में यहाँ पर मेन होल बनाया गया है और इसका ढक्कन हटा करके बीच बीच में क्या की जाती है, इसकी सफाई की जाती है। अगर सफाई न की जाए तो नालियों का पानी सड़क पर आ जाता है, जो कि एक सबसे बड़ी समस्या होती है। तो हम क्या देख रहे थे, अपशिष्ट जल का उपचार। तो जो वाहित मल या अपशिष्ट जल है उसको हम 3 चरणों में उपचारित करते हैं इस प्रकार से। सबसे पहले जो अपशिष्ट जल है उसको हम पहले प्राथमिक उपचार पहले टैंक में डालते हैं, नंबर 1 टैंक। तो यहाँ पर प्राथमिक उपचार होता है। इस टैंक की बनावट इस प्रकार की होती है कि वह बीच में गड्ढा होता है। बीच में गड्ढा होने के कारण क्या होता है, चारों तरफ ढलवा होता है, बीच में गड्ढा होता है, तो उसे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वे नीचे में बैठ जाते हैं और बैठने की क्रिया सेडिमेंटेशन या अवसादन कहलाती है। तो इस टैंक में लाने से पहले उसको क्या करते हैं, बड़े बड़े जालियों से होकर के प्रवाहित किया जाता है और उस जालियों से बड़े बड़े कचरा जैसे कि प्लास्टिक, रबड़, ये सब जो बड़े कचड़े हैं, कपड़े, ये अलग हो जाते हैं और उन कचड़ों को पुनः उपयोग में रिसाइकल करके काम में लाया जाता है। और इसके लिए रिसाइकलिंग केंद्र नव भारत जागृति केंद्र चकला में बनाया गया है और इसका उपयोग कूट के निर्माण में किया जाता है। तो बड़े बड़े कचड़े यहाँ पर छन गए जाली के द्वारा। उसके बाद आता है पहले टैंक में, जिसको कि हम अवसादन टैंक भी कहते हैं। और जो अवसाद बचा उसको हम यहाँ से हटा देते हैं और हटाने के बाद में जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया है यानी अवायवीय बैक्टीरिया
ये अवायवीय बैक्टीरिया उसको कार्बनिक खाद के रूप में परिवर्तित कर देता है और उसका उपयोग हम खेतों में अपनी उर्वरता बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। फिर जो पानी बच गया उसको हम दूसरे टैंक में पाइप के जरिए लाते हैं और वह टैंक इस प्रकार से रहता है खुला, जिसमें कि हवा प्रवाहित किया जाता है। हवा प्रवाहित करते समय इसको ढक लिया जाता है, तो हवा प्रवाहित करने से इसका एरेशन होता है, इसलिए इसको वातन टैंक कहा जाता है। यहाँ पर जो द्वितीयक कीचड़ यानी सेकेंडरी स्लज नीचे जमा होता है, उसमें वायवीय बैक्टीरिया यानी ऑक्सीजन युक्त बैक्टीरिया जो है, एरोबिक बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, वह उसको फिर से कार्बनिक खाद में परिवर्तित कर देता है और इस कार्बनिक खाद को निकाल करके हम खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो उपचारित जल बचता है उस पानी को तीसरे टैंक में हम डालते हैं। ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड। तो इस तीसरे टैंक में पाइप के जरिए डालते हैं, जिसको कि हम क्लोरीनेशन टैंक कहते हैं। यहाँ पर तीसरे टैंक के बगल में आप देख रहे हैं एक सिलेंडर के जैसा, जिसमें क्लोरीन गैस भरा हुआ है। तो ये क्लोरीन गैस क्या करता है कि जल को उपचारित कर देता है और इस जल को पाइप के द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पाइपलाइन द्वारा प्रवाहित कर दिया जाता है। तो ये था हमारा अपशिष्ट जल कैसे निकलता है और उसका हम निपटान कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि इस अपशिष्ट जल में क्या क्या पाया जाता है जिसके उपचार की आवश्यकता हमें पड़ती है। ट्रीटमेंट प्लांट को डिजाइन किया है फॉर मेरा जो सिटी है उसके लिए, अमेठी के लिए, इन विच मैं आपको कई चीज़ें बताना चाहूँगा कि ये जो पॉन्ड आप देख रहे हैं, इसमें अमेठी का पूरा सीवेज आगे इकट्ठा होता है। मैंने इस मॉडल में शो करने की ये कोशिश किया है कि इसमें सीवेज आके एकत्र होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है। फिर इसमें आप देख सकते हैं पंपिंग सेट लगा हुआ है, जिससे हम सीवेज को पंप करके सीविंग चैम्बर में ले आते हैं। यहाँ से हमारा अब सीवेज का प्रोसेस, ट्रीटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ जालीनुमा एक चैम्बर दिया हुआ है। ये जो जाली दी हुई है एक स्क्रीनिंग इसको बोलते हैं इंग्लिश में। हियर द प्लास्टिक्स, ब्रांचेज ऑफ ट्री एंड पॉलीथीन्स जो होता है वो स्क्रीनिंग होता है, हट जाता है, निकल जाता है। उसके बाद जो आप देख सकते हैं ये है हमारा ग्रेट चैम्बर। ग्रेट चैम्बर में जो होते हैं हैवी पार्टिकल्स, आप देख सकते हैं कि क्या होता है, ये ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो क्या होता है कि ग्रेविटी के फोर्स के कारण, हैवी होने के कारण वो सेटल हो जाता है ग्रेट चैम्बर में। उसके बाद आप देख सकते हैं आफ्टर द ग्रेट चैम्बर भी जो ये सीवेज होता है वो स्कीमिंग टैंक में जाता है। स्कीमिंग टैंक में क्या होता है कि जो ऑयल्स और ग्रीस होते हैं वो हमारा रिमूव होता है, ठीक है। और इसके बाद जो होता है हमारा जो सीवेज होता है वो जाता है प्राइमरी सेगमेंटेशन टैंक। जो हैवी पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स ग्रेट चैम्बर में सेटल डाउन नहीं होते हैं, मतलब केवल ग्रेट चैम्बर में हैवी पार्टिकल्स सेटल डाउन होते हैं और जो पार्टिकल्स पानी के बहाव के साथ साथ आगे चले आते हैं वो प्राइमरी सेगमेंटेशन टैंक में सेटल डाउन होता है उसके बेड पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है ये फाइनल पार्टिकल्स है जो कि क्या कहते हैं बेड पे इकट्ठा हुआ है। उसके बाद मैंने ये सीवेज ट्रीटमेंट प्राइमरी सेगमेंटेशन टैंक को एरिएशन टैंक में फ्लो कराया है। एरिएशन टैंक होता है जिसमें एयर का फ्लो होता है और बबल्स फॉर्म होते हैं। बबल्स फॉर्म होने के कारण एक फॉग जनरेट होता है, जिससे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। और आफ्टर दी इसके बाद हमारा एरिएशन टैंक के बाद जो होता है हमारा सेकेंडरी सेगमेंटेशन टैंक होता है। इसमें हम स्कम जो होता है वो रिमूव होता है। जब ये सेकेंडरी सेगमेंटेशन टैंक से आगे जाता है तो हमारा फिल्ट्रेशन आता है। फिल्ट्रेशन में मतलब हम पानी को
छानते हैं। छानने का मतलब क्या है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी टैंक में जो पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते, मतलब एक्स्ट्रा फाइन पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो फिल्ट्रेशन में रिमूव हो जाते हैं। क्योंकि इसमें कई लेयर बाय लेयर मीडियाज होती हैं। सबसे पहला लेयर जो होता है वो ग्रेवल का होता है, मतलब बड़े टाइप के पत्थरों का होता है। उसके बाद हमारा सैंड होता है। उसके बाद लेकिन फिल्ट्रेशन का पर्पज़ यही होता है जो आपको मैंने बताया। उसके बाद जो है ये जो आफ्टर दी फिल्ट्रेशन दी वाटर होता है, उसको हमें डिसइंफेक्शन चैम्बर में भेजना बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमें इसे पीने योग्य बनाना है तो हमें डिसइंफेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डिसइंफेक्शन चैम्बर में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पीपल के लिए हार्मफुल होते हैं, उनके हेल्थ के लिए, उसको हम इस डिसइंफेक्शन चैम्बर में रिमूव करते हैं। और उसके बाद हम ये डिसइंफेक्शन के बाद हमारा जो वाटर होता है वो यूज करने के लिए हो जाता है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर में भेजते हैं, जहाँ से हम अपने वाटर को डिफरेंट प्लेस पे फ्लो करा सकते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पजेस। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कंट्रोल रूम प्रोवाइड किया गया है। कंट्रोल रूम इसलिए होता है कि सारी जो एक्टिविटी यहाँ आपको देख रही हैं, जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, इनको ये कंट्रोल करता है इस कंट्रोल रूम में। उसके बाद ये लैब हम प्रोवाइड हुए हैं कि इस लैब में जैसे हमारा जो प्योर वाटर डिसइंफेक्शन चैम्बर से निकल रहा है, उसको हमें टेस्ट भी करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमें पता नहीं कि क्या निकल रहा है। अगर उसको हम टेस्ट नहीं करेंगे तो अगर डायरेक्ट अगर भेज दिया जाएगा तो उससे हो सकता है कि आगे हेल्थ के लिए वो खराब खतरनाक हो सकता है। इसलिए हम उसको पहले चेक करते हैं कि जो वाटर हमारा प्योर हो रहा है डिसइंफेक्शन चैम्बर से, वो हमारा प्योर है कि नहीं है। तो उसमें हम कई टाइप के अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं। जैसा चाहे जो पीएच वैल्यू निकालते हैं उसकी, पीएच के बाद इस अपशिष्ट जल में कई प्रकार के अशुद्धियां पाए जाते हैं। जो अशुद्धियां पाई जाती हैं उनको संदूषक कहा जाता है। ये संदूषक कई प्रकार के होते हैं। पहला है कार्बनिक कचड़े, यानी कार्बनिक पदार्थ, जिसमें फल, सब्जियों के छिलके, मानव मल आदि मौजूद रहते हैं। दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थों में फॉस्फेट, नाइट्रेट जैसे पदार्थ मौजूद होते हैं। और तीसरे हैं पोषक तत्व। पोषक तत्वों में भी बहुत सारे घुलनशील पोषक तत्व, जब हम सब्जी या फलों को धोते हैं, काटने के बाद धोते हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, वो भी अपशिष्ट जल के साथ बह जाते हैं। और चौथा होते हैं विभिन्न प्रकार के जीवाणु। मानव मल में कॉलीफॉर्म नामक जीवाणु पाए जाते हैं। मानव मल में कॉलीफॉर्म नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि अपशिष्ट जल के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो अगर हम दूषित पानी पीते हैं तो उससे हमें कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि दूषित पानी पीने से कौन कौन सी बीमारी होती है? तो सबसे प्रमुख बीमारी जो है वो है टाइफाइड, हैजा और पेचिस। मूल रूप से ये तीन बीमारियां जो होती हैं वो दूषित पानी पीने की वजह से होती हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, जो रोड किनारे खुले में ठेले और खोमचे वाले हैं उनके जगह नहीं खाना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार की बीमारियों के हम शिकार हो सकते हैं। घर में पानी को फिल्टर करने के लिए विभिन्न प्रकार के फिल्टर मौजूद है। हमको क्या करना चाहिए, फिल्टर किया हुआ पानी पीना चाहिए। अगर ये सुविधा नहीं है तो आप फिटकरी डालकर भी पी सकते हैं, या तो फिर पानी को
गर्म करके आप क्या कर सकते हैं, ठंडा करके पी सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपशिष्ट जल का निपटारण कर सकते हैं, पानी को पीने योग्य बना सकते हैं। आगे हम देखेंगे वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नाम से ही स्पष्ट है कि हम बरसात का पानी, अभी बरसात का मौसम है तो हम क्या करेंगे, जो वर्षा का जल है उसको संग्रहित करेंगे। उसको संग्रहित करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें है सतही जल संग्रहण, सतही जल संग्रहण। सतही जल हम किसको कहते हैं? जब पानी बरसता है तो पानी क्या होता है, बहने लगता है, तो ऊंचाई से नीचाई की ओर, ढलान की ओर पानी बहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक वाटर टैंक बना करके, बड़ा सा गड्ढा करके उस पानी को हम जमा कर सकते हैं। तो वही कहलाया सतही जल संग्रहण। दूसरा है छत जल संग्रहण, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग। हम क्या करेंगे, अपने घरों में छत में जो पानी जमा होता है उसको पाइप के द्वारा रिचार्जिंग पिट बना करके उसमें जमा कर सकते हैं, ताकि हमारे आसपास जो भी कुएं हैं या बोरिंग है उसका पानी कभी कम ना हो। इसके अलावा है बांध या डैम बना करके, या डैम बना करके नदियों में वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए क्या किया जाता है, बांध या डैम बनाया जाता है। अभी सरकार के द्वारा सभी के खेतों में चेक डैम बनाया गया था, डोभा बनाया गया था। तो वो डोभा का प्रयोग क्या किया जाता था, जब पानी नहीं बरस रहा है तो उसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। इसके अलावा बहुत सारे नदियों में, बड़ी बड़ी नदियों में बड़ी बड़ी बांधें बनाई गई हैं। तो अभी जैसे कि नेपाल बॉर्डर पर बिहार के द्वारा बांध बनाया जा रहा है। बिहार में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई थी। 6 जिले जो है वो बुरी तरह प्रभावित थे, डूबने के कगार पे थे। तो वहाँ पर नदी में, गंडक नदी में बांध बनाया गया, और ये बांध बनाने की क्रिया चल ही रही है। तो बांध बनाने से क्या होता है, एक तो हमें पौधों को सिंचाई के लिए पानी मिल जाती है, और दूसरा है बाढ़ की समस्या से भी हमको निजात मिल जाता है। और चौथा है भूमिगत जल। भूमिगत टैंक बना करके हम क्या कर सकते हैं, पानी को, जो वर्षा जल है उसको हम जमा कर सकते हैं। तो ये 4 प्रमुख जल संग्रहण के कारगर उपाय हैं, जो आपको उचित लगे आप अपने अपने घरों में या विद्यालयों में भी इसको अपना सकते हैं। विद्यालयों में भी वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न तरीकों को आप वीडियो में देख सकते हैं। गुप्त होगा कि वर्षा के जल को जमा करना और उसका भंडारण करके बाद में उपयोग में लाना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा के जल को जमा करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है कि वर्षा के रूप में जो जल नीचे धरती पर गिरता है उसका क्या होता है? खास करके ऐसे क्षेत्रों में जहां अधिकांश कंक्रीट और सड़कें और मकान होते हैं, वहां पर वर्षा का पानी का क्या होता है? बच्चों, वह पानी नालियों द्वारा नदियों तक पहुंचता है और नदियों द्वारा वह समुद्रों तक पहुंचता है, जो कि बहुत दूर हो सकते हैं, क्योंकि वर्षा का जल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए हम यह चाहेंगे कि वह वर्षा का जल हम किसी प्रकार एकत्र करें, अथवा वह वर्षा का जल
हमारी धरती में पहुंच जाए। बच्चों, इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। फिर आप उस जल को साफ करके प्रयोग में ला सकते हैं। बच्चों, कभी कभी छत पर उपस्थित मिट्टी के कण जल में हो सकते हैं, जिन्हें उपयोग करने से पहले हमें साफ करना आवश्यक होता है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक लाया जा सकता है, जहां से यह मिट्टी में रिसाव द्वारा भूमि के जल की पुनः पूर्ति करेगा। आप इस पूरी क्रिया को इस चित्र में देख सकते हैं। जल के संग्रहण की दूसरी विधि यह है कि सड़क के किनारे बनी हुई नालियों द्वारा जमा किया हुआ वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए। इस विधि से वर्षा का जल भूमि के अंदर रिसाव के माध्यम से पहुंच जाता है। इससे भूमि के जल की पूर्ति होती है और इस प्रकार हम वर्षा का जल का संग्रहण कर सकते हैं। बच्चों, आप अपने माता पिता एवं आस पड़ोस के लोगों को उत्साहित कीजिए कि वे भी वर्षा के जल का संग्रहण करें। अतः बच्चों, इस भाग में आपने वर्षा जल संग्रहण के बारे में सीखा। मैं आशा करता हूँ कि यह भाग भी आपको अपशिष्ट जल के निपटान को समझने के लिए आप एक मॉडल भी देख सकते हैं। मॉडल में अच्छी तरह से बताया गया है कि किस तरह से अपशिष्ट जल को उपचारित करके पाइपलाइनों के द्वारा शहर और औद्योगिक क्षेत्रों में भेजा जाता है। आगे हम देखेंगे जल प्रदूषण के विभिन्न कारण। जल प्रदूषण या वाटर पोल्यूशन। तो प्रदूषित जल, सबसे पहले तो हमको जानना होगा कि प्रदूषित जल क्या है। तो अगर वैसा पानी जो पीने योग्य ना हो या दैनिक क्रियाकलापों में जिसका उपयोग हम न कर सके, वही पानी क्या कहलाता है? दूषित जल या प्रदूषित जल कहलाता है। और इसके कई कारण हैं, जैसे अभी हम देखें कि अपशिष्ट जल में विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, कार्बनिक, अकार्बनिक, जीवाणु आदि मौजूद रहते हैं, जिसके कारण उस प्रकार के पानी का हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। तो जल प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला है औद्योगिक कारण। औद्योगिक कारण विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों से जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले पानी है, बिना उपचारित किए अगर उसे नदी नालों में हम बहा देते हैं तो नदी नाले का पानी क्या हो जाता है? जल प्रदूषित हो जाता है, वहाँ का पानी दूषित हो जाता है। दूसरा है कीटनाशकों और उर्वरकों के प्रयोग के कारण।
कीटनाशक और उर्वरकों के प्रयोग के कारण हम खेतों में फसलों को बचाने के लिए क्या करते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। ज्यादा उपज पाने के लिए विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। ये उर्वरक वर्षा जल के साथ मिल करके कहाँ चले जाते हैं, नदी नाले में चले जाते हैं और जल स्रोतों को प्रदूषित कर देते हैं। तीसरा है खुले में शौच करने से, खुले में शौच करने के कारण, अगर खुले में अभी भी भारत की 22% आबादी जो है वो खुले में शौच करने के लिए मजबूर है। मुखिया के द्वारा प्रत्येक गांव में शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है ताकि लोग खुले में शौच ना करें, और जो खुले में शौच करते हैं उसको भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। तो कुछ हद तक इस समस्या से छुटकारा मिला है। अभी आगे है कि जब शौचालयों का पानी, शौचालयों के पानी को बिना उपचारित किए जब हम जल स्रोतों में बहा देते हैं तब भी वह जल प्रदूषण का कारण बनता है। और सबसे बड़ी समस्या तो है बढ़ती हुई आबादी। जब तक जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब जल प्रदूषण की समस्या बढ़ती ही जाएगी और हम चाह करके भी इसका पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करें, आप जो भी आपके घर में है छोटे बड़े सभी को समझाएं कि जब पानी का उपयोग ना हो तो नल को बंद करके रखें, जितनी आवश्यकता हो पानी उतना ही उपयोग करें और कोशिश करें कि जो पानी है उसको हम उपचारित करें, रिचार्ज पिट बनाएं ताकि आसपास का जो कुआं है या चापाकल है वहां पर गर्मी के दिनों में पीने के पानी की समस्या ना हो। इसी के साथ ही आज हम अपना अपशिष्ट जल का कारण और निपटान था वो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।